नमस्कार। हमने इससे पहले वाली क्लास में अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन देखा था। अब उनमें अष्टफलकीय संकुल विपाटन जो हुआ था T2G और EG कक्षक, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए T2G व EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हेतु दो प्रकार की ऊर्जाएं जो है वो कार्यरत होती है। अब दो प्रकार की ऊर्जाएं प्रयोग में आती हैं, वो ऊर्जाएं हैं कौन कौन सी? सबसे पहली है विपाटन ऊर्जा। पहली है विपाटन ऊर्जा। पहले भी बताई थी विपाटन ऊर्जा T2G व EG कक्षकों के मध्य, T2G व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है उसे क्या कहते हैं? विपाटन ऊर्जा। क्या है? जैसे आपने D कक्षक का विपाटन किया, अब D कक्षक का विपाटन किया था दो अष्टफलकीय में EG ऊपर था दो कक्षक और T2G तीन कक्षक नीचे थे। अब ये तो है T2G, ये है EG, इन दोनों की ऊर्जा, ये हो गया इनका अंतर। अब इसे क्या बोलोगे इस ऊर्जा को? विपाटन ऊर्जा। क्या बोलना है इसे? विपाटन ऊर्जा। अब विपाटन ऊर्जा होगी। दूसरी ऊर्जा है युग्मन ऊर्जा। अब विपाटन को डेल से दर्शाते हैं। किससे? डेल से। अब विपाटन ऊर्जा यदि अष्टफलकीय में है तो डेल के आगे ओ लगा देंगे, यानी अष्टफलकीय संकुल हेतु विपाटन ऊर्जा, और यदि चतुष्फलकीय संकुल में है तो डेल के आगे टी लगा देंगे, स्मॉल टी, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय की विपाटन ऊर्जा। इसके बाद 2 नंबर पर आती है युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा। अब ये युग्मन ऊर्जा क्या है? युग्मन ऊर्जा है जैसे पर्बल लिगैंड के कारण आपने पहले ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कि 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे मान लीजिए। अब पर्बल लिगैंड की उपस्थिति में इनका युग्मन करवाना है। ये युग्मन यहाँ करवाया, ये यहाँ करवाया, किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है। युग्मन करवाने हेतु युग्मन ऊर्जा है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाने हेतु आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो कौन सी होगी? युग्मन ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जा होगी, विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा। विपाटन ऊर्जा है EG व T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर को क्या कहेंगे? विपाटन ऊर्जा। और युग्मन ऊर्जा है कक्षक खाली करवाने हेतु इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी कहलाएगी? युग्मन ऊर्जा। इसे P से डिनोट होगी। दो प्रकार की ऊर्जा। अब है कि दुर्बल लिगैंड जो है, दुर्बल लिगैंड, लिगैंड दो प्रकार के थे अपने पास, एक दुर्बल था एक कि दुर्बल लिगैंड हेतु ऐसा क्या होता है कि यह युग्मन नहीं करवा पाता। दो प्रकार की ऊर्जा जैसे इनमें संबंध से अंतर स्पष्ट पता चलेगा। एक तो आपके पास है डेल O और एक आपके पास है P। डेल O का मतलब है अष्टफलकीय संकुल हेतु विपाटन ऊर्जा और P है युग्मन ऊर्जा। दुर्बल लिगैंड जो है, दुर्बल लिगैंड युग्मन करवा नहीं पाता, युग्मन नहीं करवा पाता, इसलिए बनाता क्या है? ये बाह्य चक्रण संकुल बनाता है। बाह्य चक्रण संकुल। अब क्या कारण होता है कि बाह्य चक्रण संकुल बनाता है? कारण ये होता है कि जो युग्मन ऊर्जा का मान है वह डेल O यानी अष्टफलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा से क्या होता है? मान ज्यादा। यदि इसका मान ज्यादा होगा तो यहां पर अभी अपने पास ऐसे कक्षक थे, ऊपर था आपके पास EG और नीचे था T2G। युग्मन तभी हो पाता है जब ये ऊर्जा कौन सी? डेल O
डेल ओ ही तो है विपाटन ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है किससे, P से क्या हो ज्यादा, यानी कि Eg से इलेक्ट्रॉन को कहां लेकर आना है आपको, युग्मन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन Eg में जो था उसको कहां लेकर आना है, नीचे वापस नीचे लेकर आओगे तो ये डेल ओ जो है विपाटन ऊर्जा, इसका मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए। यदि युग्मन ऊर्जा का मान विपाटन ऊर्जा से कम है तो युग्मन हो जाएगा, अन्यथा युग्मन नहीं। तो दुर्बल लिगैंड जो है वो ऐसा नहीं करवा पाते, जबकि प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में क्या होता है, प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में डेल ओ का जो मान वो P से क्या होता है, अधिक। डेल ओ का मान P से अधिक होते, यानी यहां पर ये कंडीशन आ जाती है कि डेल ओ P से अधिक, ये ऊर्जा ज्यादा है तो आसानी से ये नीचे आ सकता है इलेक्ट्रॉन। और यदि ये वाली ऊर्जा ज्यादा है तो इतनी ऊर्जा आपको मिल नहीं पाती, क्योंकि ये इतनी ऊर्जा तो डेल ओ के पास है, लेकिन ये वाली मान ज्यादा है, P का मान लिया ज्यादा है। यहां से देखो कि P का मान तो है ये वाली ऊर्जा और डेल O का मान है ये ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन युग्मन करवाने के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए और आपके पास है कितनी, इतनी। तो इतनी ज्यादा आवश्यक है और जो आपके पास है नहीं, इसलिए युग्मन हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार यदि डेल O, ये ऊर्जा किसकी बतानी है अब, डेल O, तो डेल O की ऊर्जा यदि P से ज्यादा, तो आपको चाहिए कितनी, इतनी ऊर्जा। तो इतनी तो इसके पास है विपाटन ऊर्जा के पास, तो इतनी ऊर्जा मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो सीधा सा याद आपको यही रखना है कि दुर्बल लिगैंड हेतु डेल O यानी अष्टफल के संकुल हेतु विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है, अतः यह युग्मन नहीं करवा पाता एवं बाह्य चक्रण संकुल का निर्माण होता है। दूसरी साइड प्रबल लिगैंड हेतु कहेंगे कि प्रबल लिगैंड हेतु अष्टफल के संकुल में अष्टफल के विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, अतः यह युग्मन आसानी से करवा लेता है तथा आंतरिक चक्रण संकुल का निर्माण होता है। कौन से संकुल, आंतरिक चक्रण संकुल का निर्माण। ये चार बात है कि दुर्बल लिगैंड है तो डेल O का मान कम है P से, और प्रबल लिगैंड है तो डेल O का मान P से क्या है, अधिक। यदि डेल O का मान कम है तो बाह्य बनेगा, डेल O का मान अधिक है तो कौन सा चक्रण बनेगा, ये हुआ यहाँ पर दो प्रकार, दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड की इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, एक सारणी है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे कि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका आरेख कैसा बन सकता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो देखते हैं। एक तो होगा आपके पास D इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बात आएगी विन्यास की, D इलेक्ट्रॉन, फिर है विन्यास, विन्यास के बाद है लिगैंड कैसा है, प्रबल है तो प्रबल लिगैंड, यहां पर लिख रहे हैं स्मॉल n यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये प्रबल लिगैंड के लिए आएगी। ये कुछ एग्जांपल्स इसी से सॉल्व हो जाएंगे सीधे CFT के सारणी की सहायता से। इसके बाद वापस से विन्यास, किसके लिए, दुर्बल लिगैंड के लिए, दुर्बल लिगैंड के लिए, और दुर्बल लिगैंड के लिए यहां पर आएगा n यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो है यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए एक समान आएंगे। फिर ये इतना भाग, ये भाग जो है यहाँ ये है प्रबल लिगैंड के लिए, और ये भाग आपके पास आएगा दुर्बल लिगैंड। दो भाग, अब इसको बांटेंगे,
सबसे पहले विन्यास लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात है, तो डी में इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई एग्जांपल में आए थे, जैसे हो सकता है कहीं ऐसे लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, लास्ट में बात आती है 3d पर। यदि किसी के अंदर लास्ट में 3d में इलेक्ट्रॉन, यौगिक की बात हो रही है जब वह ऑक्सीकरण अवस्था में है, तब ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है। मान लो 4d है तो भी इलेक्ट्रॉन उसमें देखे जा सकते हैं 1 2 3, कुल मिला के डी में 1 से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। तो आपको डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो भी दुर्बल और प्रबल के अनुसार। तो डी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यानी दिया D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। अब डी है कौन सा, 3d है, 4d 5d 6d, कोई भी हो सकता है। D8 D9 D10। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, बात अपने कर रहे हैं। ये जो सारणी बनाई जा रही है ये अष्टफलकीय संकुल हेतु है। अब अष्टफलकीय संकुल हेतु है तो अपनों पढ़ा था अष्टफलकीय संकुल में विपाटन CFT के अनुसार, और अष्टफलकीय संकुल में विपाटन हुआ था तो Eg उसमें आया था ऊपर और T2G उसमें कहा था नीचे, यही तो था। Eg ऊपर और T2G नीचे। ऊपर का मतलब है Eg की ऊर्जा क्या है ज्यादा और T2G की ऊर्जा क्या है कम। T2G की ऊर्जा कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे T2G में, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे T2G में क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, और नियमानुसार जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, फिर बाद में जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते। तो सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा T2G Eg, पहले T2G में भरेंगे। आपको पता है T2G में कुल कक्षक कितने हैं 3, बार बार बना रहे हैं T2G, कक्षक याद रख लेना 3 है, और 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6। तो इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करें। सबसे पहले T2G, एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले ये किसमें आएगा T2G, भर दिया एक। Eg में कितने बचे 0 क्योंकि एक ही है। दूसरा वापस D2 में T2G और यहां पर है Eg, T2G Eg। अब T2G में पहले इलेक्ट्रॉन 2, यहां पर देखो ये बना लिया आपने T2G, एक बनाओगे T2G, एक बनाओगे आप Eg, प्रत्येक के लिए बनाना पड़ेगा। T2G में एक इलेक्ट्रॉन है भर दिया, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके लिए T2G, ये रहा T2G, Eg 2। T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक इसमें आएगा, दूसरा इसमें युग्मन नहीं होगा अभी, पहले एक। इसके बाद वापस से ये आया T2G, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 3, और Eg में कितने आएंगे 0। अभी तक 0 ही है Eg के अंदर क्योंकि 3 तो पहले इसी में भरे जाएंगे, तो ये आगे 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3। अभी भी Eg जो है वो क्या है खाली। इसके बाद D4 की बात आती है और अपने पास ऊपर है प्रबल। अभी अपने देख रहे थे कि प्रबल लिगैंड हेतु क्या होता है कि प्रबल लिगैंड जो है वह क्या करवा देगा हमेशा युग्मन।
किससे? ये आपके पास ऊपर तो था Eg और नीचे था आपके पास T2G। तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाने की बजाय किसमें जाएगा? सीधा इसमें, युग्मन होगा, क्योंकि आपके पास है कौन सा? पर्पल। तो सबसे पहले T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4, और Eg में अभी तक कितने हैं? 0। यहां से बनाओगे कक्ष के आरेख जो है इसका, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ Eg अभी तक क्या है? खाली है। इसके बाद है डे 5 में भी वापस सेम वही बात, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, T2G में 5 हो गए, Eg में कितने हैं? 0। अब T2G इसमें बनाएंगे 3 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 भरे गए। अभी तक एक इलेक्ट्रॉन T2G में और आए, तो T2G में कितने हो गए? यहाँ पर 6, Eg में अभी तक कितने हैं? 0। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। Eg में अभी तक कितने हैं? 0। इसके बाद D7 है T2G, कक्षक 3 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अधिकतम 6 ही आ सकते हैं, तो अब तो इलेक्ट्रॉन Eg में आना ही पड़ेगा, इसमें ला भी नहीं सकते क्योंकि अधिकतम 6 ही भर सकते हैं इसके अंदर। तो T2G में इलेक्ट्रॉन आ गया 7वां नहीं 6, और Eg में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। यहां पर भरेंगे 2 3 1 2 3 4 5 6, ये आपका है Eg, और Eg में आ गया पहला इलेक्ट्रॉन। अब D8 में T2G में तो 6 इलेक्ट्रॉन है और Eg में एक और आ गया दूसरा, तो यहां पर बनाया जाएगा 6 तो है तो 6 भर दो फटाफट, 4 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन Eg में आने, 2 कक्षक है Eg के पास, एक ये रहा दूसरा ये रहा। बात आती है D9 की, तो D9 में T2G 6 और Eg है आपके पास 3, तो T2G के अंदर 3 है और 3 में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने ही भरने। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन करोगे इस बार? 3, 1 2 3। लास्ट D10, D10 के लिए T2G कितना होगा? T2G 6 और Eg कितना हो गया? 4। 6 और 4 10, 6 और 3 9 इलेक्ट्रॉन भरने जितने इसमें दे रखे हैं उतने कुल इनमें होंगे। तो इसमें 6 तो है T2G में, 1 2 3 4 5 6, और 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4। ये किस लिए बना रहे हैं? यहां पर n का मान लिखने के लिए, n का मान लिखेंगे तो n का मान लिखेंगे, n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, ये है 1, तो n का मान यहां हो गया 1। यानी D1 है तो n का मान पर्पल क्षेत्र लिगैंड हेतु कितना आएगा? 1। D2 है तो कितने आ गए इसमें? 1 और 1 2, प्रत्येक कक्षक में 1 होना चाहिए, वो अयुग्मित है। 1 और 1 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें 1 2, क्योंकि 1 में तो युग्मित हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित नहीं होते, वो युग्मित। अयुग्मित कुछ है तो 2 है। वापस से इसमें कितने हैं? 1, और यहां कितने हैं? 0। इसमें 1 है 2, वापस से यहां कितना है? 1, ये वाला, और यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। होगी ये सारी पर्पल लिगैंड के लिए। दुर्बल के लिए बात करें तो विन्यास चेंज हो जाएगा इनका। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए T2G 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, क्योंकि ये पर्पल लिगैंड है, ये युग्मन करवा देगा पहले, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड जो है युग्मन नहीं करवा पाएगा, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा?
इजी में। यहाँ पर आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पहले विन्यास लिखते हैं। विन्यास D1 के लिए T2Z में तो एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा और इजी अभी तक क्या है, खाली। तो विन्यास में दुर्बल हेतु 3 कक्षक बनाएंगे और एक साइड वापस सेम वही प्रोसेस होगी 2। तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, साथ साथ है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या लिख देते हैं। n का मान कितना है 1। वापस से T2Z 2 के लिए लिखोगे तो T2Z कितने भरे जाएंगे 2 और इजी कितने रहेंगे 0 बनाएंगे। तो एक इसमें कुल मिलाकर कितने हो गए 2। 3 भरने हैं ये वाले D3 3 भरने हैं तो T2Z 3 और इजी कितने भरे जाएंगे 0। तो इनके अंदर कक्षक बना दो 1 2 3 यहां से इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। 4 नंबर पर आते हैं D4 में। तो D4 में T2Z, अब ये दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा इजी में, न कि यहां पर युग्मित होगा। इजी में आएगा तो T2Z में तो रह गए 3 और इजी में कितने हो गए 1। तो यहां पर भरेंगे 1 2 3 और यहां पर कितने आएंगे इसमें 1। तो कुल मिला के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। ये दुर्बल और प्रबल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यहां से परिवर्तन स्टार्ट हो गया है। D4 हो गया स्टार्ट 3 तक तो D3 तक तो इसमें 1 है उसमें भी 1, इसमें 2 उसमें भी 2, इसमें 3 और वहां भी 3। लेकिन D4 जैसे ही आया है प्रबल हेतु तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, जबकि दुर्बल हेतु कितनी होगी 4। इसके बाद बात करें D5 की, तो D5 में T2Z ये तो रहेंगे 3 और चौथा 5वां इलेक्ट्रॉन जो है कहां जाएगा इजी में। तो इजी कितने हो गए यहां पर 2, कुल 5 हो गए। भरेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 कुल मिला के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 यहां पर है 1। नेक्स्ट इसके बाद D6 के लिए T2Z, अब इजी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे गए, अब किस में आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन सारों में आ गया और नियम अनुसार अब वापस से युग्मित अब स्टार्ट होंगे। दुर्बल में D6 में चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो T2Z3 की बजाय यहां क्या होगा T2Z4 और इजी क्या रहेगा 2। तो इसमें यहां भर देंगे 1 2 3 4 और इसमें कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन 2। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नहीं मानी जाएगी 1 2 3 4 सिर्फ 4 बचे। तो वापस से घटना प्रारंभ 1 2 3 4 5 पहले 5 तक गए हैं D1 से 5 तक 6 पर आते ही वापस 4 से लेकर 0 तक जाए। अब है T2Z ये D6 हो गया। अब बात आती है D7 की, तो T2Z कितने होंगे 4 के बजाय 5 और इजी में कितने होंगे 2। भरेंगे 1 2 3 4 5 और 2 है इजी में 6 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 और 1 3 हो गए यहां पर। इसके बाद T2Z 5 की बजाय यहां कितने आएंगे 6 और इजी में कितने रहेंगे 2। यहां पर 6 भरोगे 1 2 3 4 5 6 और इजी में 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 1 2, ये तो युग्मित हो गए तीनों। तो यहां पर कितनी बची है 2। इसके बाद D8 तक तो आपने भर लिया। अब D9 है। D9 के लिए T2Z 6 हो गया, ये तो 6 रहेगा, अधिकतम 6 ही है। इजी कितना होगा 2 के बाद 3, क्योंकि इजी में कुल 4 आ सकते हैं। तो अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो आगे ये बनाएंगे 1 2 3 4 5 6
बचे इलेक्ट्रॉन 3 और भरने हैं, 1 2 1 3। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। लास्ट बचा है D10 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। D10 के लिए T2Z में इलेक्ट्रॉन आगे 6 और TZ में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 4। तो 6 और 4 सारे के सारे क्या हो जाएंगे? युग्मित। T2Z में भर दो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसमें अंतर किस किस में आया है? 0 0 बराबर है, 1 1 बराबर है, D10 भी बराबर है, D9 भी बराबर है, ये है D8 2 2। लेकिन D7 में पर्पल में तो है 1 और दुर्बल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो अंतर किसमें रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में? D4 से लगाकर D7 तक, इन्हीं में तो है अंतर। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर D1 में देखिए संकरण की बात करें, अपने अष्टफलकीय में देख रहे हैं और अष्टफलकीय में या तो संकरण हो सकता है D2sp3 और या संकरण हो सकता है sp3d2। ये दो ही तो संकरण हो सकते हैं। इन संकरण में से किसमें कौन सा संकरण होगा ये यहां से देख लीजिए आप। सबसे पहले D1 D2 D3, यहां पर खाली पड़ा है आपके पास 2D इसमें भी खाली है, 2D इसमें भी खाली है। किसके लिए? पर्पल तो करवा भी सकता है, तो इसमें है भी खाली, लेकिन यहां पर भी क्या है? खाली खाली खाली, लेकिन 4 नंबर में आते ही खाली नहीं है। तो D1 D2 और D3 इनमें तो हमेशा ही अंदर वाला D2 कक्ष जो है इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली, इसमें भी। तो कुल मिला के D1 D2 और D3 जो है इसमें हमेशा कौन सा संकरण रहेगा? D2sp3, यही तो रहेगा, क्योंकि 2 कक्ष खाली चाहिए अंदर के और 2 हमेशा खाली रहते हैं, D1 D2 और D3 के। अब बीच में इन अंतर वालों को एक बार छोड़ दो, बात आती है D8 D9 और D10। D8 9 10 यहां भी खाली नहीं है, पर्पल है तो भी इनमें इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, खाली नहीं है दुर्बल में। सेम कंडीशन यहां भी भरे हुए हैं, यहां भी भरे, यहां भी भरे हुए हैं और यहां भी भरे, यानी कि अंदर के D कक्षक D8 9 और D10 में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए बाहर के लोग हैं तो बाहर वालों के लिए संकरण हमेशा कौन सा रहता है? sp3d2। तो यहां पर संकरण बिना सोचे समझे बना देना आपको sp3d2। हो गए 2 संकरण। याद रखना है कि D1 D2 D3 अष्टफलकीय संकुल की बात हो रही है। यदि समन्वय संख्या 6 है तो D1 D2 और D3 में संकरण हमेशा कौन सा आएगा? D2sp3। और अष्टफलकीय संकुल में D8 D9 और D10 में हमेशा संकरण कौन सा होगा? sp3d2। अब बात करते हैं बीच के 4 जो बचे हैं D4 5 6 और 7। इनमें यदि ये देखिए, इनमें पर्पल क्षेत्र लिगैंड में तो खाली है, खाली खाली D7 के अंदर यहां भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो D7 तो इसके साथ है, D6 तक अंतर है, इसके अंदर D6 तक अंतर है। D7 में भी संकरण हमेशा कौन सा होगा? sp3d2। D7 में संकरण आएगा sp3d2, क्योंकि अंदर वाले जो है खाली नहीं मिलते। पर्पल है, इसमें एक खाली है, एक से काम नहीं चलेगा, 2 खाली है। अब 3 की बात करते हैं, तो यदि पर्पल क्षेत्र लिगैंड है D4 D5 और D6 के अंदर, यदि पर्पल क्षेत्र लिगैंड है
तो संकरण कौन सा होगा? ये परबल है और परबल के कारण ये भी खाली और ये भी खाली। अंदर वाले खाली हैं तो संकरण कौन सा हो जाएगा? D2sp3। तो परबल हेतु तो हो गया D2sp3। अब बात करें दुर्बल के लिए, दुर्बल में D4 ये रहा, 5 6 तीनों में भरे हुए हैं, तो इन तीनों में अंदर वाले खाली है नहीं, बाहर वाला लेना पड़ेगा, तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3d2। तो परबल में तो हो गया D2sp3 और दुर्बल में कौन सा हो जाएगा? sp3d2। हो गए इलेक्ट्रॉन। D1 2 3 में हमेशा D2sp3, D7 8 9 10 में हमेशा sp3d2, D4 5 6 में हमेशा परबल है तो D2sp3 और दुर्बल है तो sp3d2। ये होगी आपकी सारणी अष्टफल के संकुल हेतु। अब अष्टफल के संकुल में ये निष्कर्ष निकल कर आए हैं ये वाले कि D1 2 3 में D2sp3 है, D7 8 9 10 में क्या है? sp3d2 है और D4 5 6 जो है इनमें यदि परबल क्षेत्र लिगैंड है तो D2sp3 और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो sp3d2 संकरण होगा। ये होगी आपकी अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन और उसकी श्रेणी। अब श्रेणी जो है इसमें याद ये रखने कि n का मान आ जाएगा आपके पास, n के मान है, संकरण पूछ लिए जाएंगे तो इस सारणी की सहायता से आपने उत्तर बता सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और आया है, एक पॉइंट परिभाषा ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है? लिगैंडों को उनके प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बस इसकी परिभाषा याद रखनी है, बाकी आपको दुर्बल क्षेत्र लिगैंड और प्रबल क्षेत्र लिगैंड बता दिया गया है, उनकी सहायता से एग्जांपल्स के उत्तर निकाल दिए। बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास के अंदर